तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे 2019 का यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम टेस्ट भी करवा रहे हैं, टेस्ट को भी एंजॉय करिए और सी सेट का भी पीवाईक्यू साथ ही साथ हम करवा रहे हैं ये आपका पीवाईक्यू जीएस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से है, एंशियंट हिस्ट्री से। बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म। तो जैनिज्म, भागवतिज्म एंड शैवनिज्म। हठ योग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? हठ योग नरमपंथियों द्वारा अपनाया जाता था और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि नाथ संप्रदाय भारत का वैष्णव शैव संप्रदाय का प्रमुख पंथ है। मध्य युग में इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के प्रथम गुरु और आराध्य हैं। 13वीं शताब्दी में हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का अरबी फारसी में अनुवाद हुआ था, जिसका सूफी मत पर अस्थायी प्रभाव पड़ा। शेख नसरुद्दीन सिराग देहलवी ने कहा था कि प्राणायाम सूफी मत का सारतत्व है। वहदत उल वजूद के सिद्धांत योगियों के सिद्धांत के समान थे। अब्दुल कुद्दूस गंगोही चिश्ती पर नाथ सिद्धांतों का दूरगामी प्रभाव था। उनके ग्रंथ रुशदनामा में योगी संत गोरखनाथ के संदर्भों में उनकी तुलना परम सत्ता से की गई थी। सैयद मुर्तजा ने योग पद्धति के साथ अबूक अली कलंदर की कलंदरिया साधन से समांतर रहते हुए योग कलंदर की रचना की थी। नेक्स्ट है 800 से 1200 ईस्वी तक राजनीतिक सामाजिक स्थिति, पॉलिटिकल एंड सोशल सिचुएशन बिटवीन द 800 सीई टू 1200 सीई। तो इसमें है पल्लव। पल्लव की राजधानी क्या थी? पल्लव की राजधानी कांची थी, कांची पल्लव। और पांड्य की राजधानी क्या? मदुरै थी, पांड्य की मदुरै थी। यादव की वारंगल थी और काकतीय की देवगिरी थी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है मार्कंडेश्वर मंदिर को। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो या मिनी खजुराहो के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वेंगनाग के नदी के किनारे 9 से 12वीं शताब्दी के मध्य निर्मित इन मंदिरों की कुल संख्या 24 थी, जिसमें से 18 अब खंडहर हो चुके हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 2017 से इस मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अगला है मध्यकालीन इतिहास से। दिल्ली सल्तनत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? डैम, कॉपर कॉइन एंड देसाई रेवेन्यू कलेक्टर एंड दीवान रेवेन्यू चीफ ऑफ प्रोविंस प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। और जरीब जो है एक प्रकार का कर। तो डी सही है, जरीब एक प्रकार का कर था। जरीब कर था, ये गलत है, मतलब गलत है, सही पूछा ना ऐसा करके। तो जरीब एक प्रकार का कर ना होकर ये क्या था? भूमि की लंबाई नापने की इकाई। एक जरीब की मानक थी 66 फीट तथा गज 22 गज अथवा 4 लाठ के बराबर होती थी। ये मिलान करना है। मुल्ला दाऊद ने क्या लिखा था? तो मुल्ला दाऊद किससे थे? क्या लिखा था मुल्ला दाऊद ने? ये शायद क्वेश्चन रिपीटेड भी है। तो मुल्ला दाऊद ये लिखे थे चंदायन को। और दामोदर कवि ने क्या लिखा था? ये लिखा था इन्होंने पद्मावती को, पद्मावती कथा। और अमीर खुसरो ने आशिका लिखा था। और सोमनाथ ने राग विबोध। ये शायद क्वेश्चन रिपीटेड भी, आप देख लीजिएगा, ये ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता एकता व्यवस्था की नहीं है? एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी और सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। और एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। और सी वाला कहाँ गया? हाँ, तो एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। ये वाली व्यवस्था ये सही नहीं, एकता के बारे में ये सही नहीं है। बाकी भारत में क्या थी? एकता एक ऐसी व्यवस्था थी। एकता की व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश ने अपने राज्य को कई भूखंडों में विभाजित किया, जिन्हें एकता कहा जाता था। इसके अधिकारी इक़्तादार कहलाते थे। इन्हें अपनी एकता से राजस्व एकत्रित करने और अपने प्रशासनिक एवं सैन्य खर्च को रखकर शेष राजस्व सुल्तान को देना होता था। निजाम उल मुल्क की पुस्तक सियासतनामा में एकता व्यवस्था का विस्तार से विवरण मिलता है। पुस्तकें हैं, लेखक हैं। तो तबकात नासिरी किसने कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा ना? तबकात नासिरी मिनहाज उल सिराज जसजानी ने लिखा, सही है। तारीख फिरोज शाही ये शम्स सिराज अफीक ने लिखा, ये भी सही है। तुगलकनामा इब्न बतूता, तो ये जो है गलत है। तुगलकनामा किसने लिखा? तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा था ना, इब्न बतूता ने। और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सी।
निम्नलिखित में से राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? वो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह था। तो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। इनका जन्म 1506 में हुआ था। इनके बचपन का नाम तन्ना था और इनकी प्रमुख रचनाएं संगीत सार, रागमाला और श्री गणेश स्रोत है। भारतीय संगीत के ध्रुपद गायन में तानसेन को महारत प्राप्त थी। अकबर ने तानसेन को कंठ भरर वाली विलास की उपाधि दिया था। नेक्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी का पद पैतृक था। तो इसमें जो पहला सही है इसका पद पैतृक नहीं था। मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने 1567 में किया था। एक व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी। मनसबदारी व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी बल्कि मनसबदारों का स्थानांतरण होता था। वह व्यवस्था चंगेज खां की दार्शनिक प्रणालियों के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट है कथन का अर्थ देखना है। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्यों के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें कथन का अर्थ सही है और जो है लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। तो ठीक है, अगला है निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध, जिजाऊ का युद्ध। तो बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में और सरनाल का युद्ध जो हुआ था 1572 में हुआ था और धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में और जिजाऊ का युद्ध कब हुआ था? 1707 में। तो अगर आप क्रोनोलॉजी में लगाएं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो पहले बिलग्राम हुआ था, फिर सरनाल का युद्ध था, बिलग्राम 40, सरनाल 72 और सात सात मतलब 7 से 72 72 और धर्मत का है 1658 और जजाऊ का युद्ध है 1707 में। ठीक है, ये 1540-72 में हुआ, 1658 में हुआ, 1707 में जजाऊ का भी हुआ था। अगला है निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गुट सही उत्तर का चुनाव करिए। रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और अटाला मस्जिद जौनपुर में है। तो इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है तो ऑप्शन हो जाएगा 4, 2, 3, 1। तो जौनपुर में स्थित अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 में हुआ था। इब्राहिम शाह सर्की ने करवाया था और शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण सासाराम में, बिहार में शेरशाह की मृत्यु के 3 माह बाद 16 अगस्त 1545 में हुआ था। हुमायूं का मकबरा 1570 में दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण हुमायूं की रानी हमीदा बानो बेगम ने कराया था। रबीदा उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है जिसे 1661 के दौरान बनाया गया, जिसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। 1857 का विद्रोह एवं 19वीं शताब्दी का जन आंदोलन, रिवॉल्ट एंड मास मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरीज। एंड इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। मंगलौर की युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1784 में और ये जो है सालाबाई के युद्ध हुआ था 1782 में और मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट है देखिए इलाहाबाद की जो संधि थी 1765 में अंग्रेज व शाह आलम सेकेंड द्वारा हुई थी। मंगलौर की 1784 में अंग्रेज व टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। सालाबाई की सन 1782 में अंग्रेज व मराठों के बीच हुई थी। मद्रास की संधि 1779 में अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुई थी। इलाहाबाद अंग्रेज शाह आलम, मंगलौर 1784 में अंग्रेज व टीपू सुल्तान के बीच और सालबाई की संधि अंग्रेज और मराठों के बीच 1782 में और फिर मद्रास की संधि 1769 में अंग्रेज व हैदर अली के मध्य। ठीक है, और अगला है सामाजिक सांस्कृतिक जागृति निम्न जाति मजदूर संघ और किसान आंदोलन एवं अन्य आंदोलन के से क्वेश्चन है। पाबना विद्रोह कब हुआ था? तो पाबना हुआ था 1873 से 85 में और एका कब हुआ था? एका हुआ था 1922 में और संथाल हुआ था 55 में और ताना भगत वाला हुआ था 14 में। 14 में ऑप्शन हो गया बी। तो पाबना यहाँ पर दिया है। चलिए, पाबना विद्रोह बंगाल में 1873 में से 85 के मध्य हुआ था। इस विद्रोह का कारण जमींदारों द्वारा दी गई लगान वृद्धि थी। इस विद्रोह को बंकिम चटर्जी, रमेश चंद्र दत्त ने सहयोग दिया था। एक आंदोलन 1920-21-22 में अवध के किसानों ने चलाया था। इसके प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरेव थे। आंदोलन का कारण अत्यधिक लगान और गैरकानूनी रूप से किसानों से खेत छीनना था। संथाल विद्रोह 1855-56 में आदिवासियों के द्वारा सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में दामन ए कोह में चलाया गया। ताना भगत आंदोलन को नेतृत्व जतरा उरांव के द्वारा किया गया।
यह ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ 1914 से 18 तक चला था। प्रमुख संस्थाएं, संधियां, आयोग, अधिनियम। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1872 में। सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया था। नीचे दिए गए कथन हैं जिनमें कथन ए और कारण दिया गया है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और इसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विदग्ध संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार किया था। वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्धत विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी एवं अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है दोनों के दोनों कथन सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। तो ये बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। हेस्टिंग ने विलियम जोन्स के पक्ष में संस्था की अध्यक्षता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और वारेन हेस्टिंग 1772 में से 85 में भारत में प्रथम गवर्नर जनरल था। वह एक प्राच्य विद्वान था जो प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक तथा संस्कृत, उर्दू और फारसी के अध्ययन को प्रोत्साहित किया था। उसने चार्ल्स विल्किंस के गीतों के प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना किया था और इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन है। निम्नलिखित घटनाओं को कारण क्रम में व्यवस्थित करना है। पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, गांधी इरविन 1930 में हुआ था और क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो 1927 में आया था और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में। ठीक है, तो सॉरी क्रिप्स मिशन, हाँ क्रिप्स मिशन 42 वाला था, सॉरी मैंने इरविन सोच लिया, 1942। तो ये जो आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। इसमें जो है दूसरा केवल सही है, पहला गलत है। तो लॉर्ड कर्जन एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। इसने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। इसने प्रशासनिक सुविधाओं का हवाला देकर 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांटने की आज्ञा जारी किया। पहले भाग में पूर्वी बंगाल व असम, जबकि दूसरे भाग में शेष बंगाल और बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र शामिल थे। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? ये बनाया था राजगोपालाचारी ने। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो भारतीय जल सेना अधिनियम ये 1927 का सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का सही है। द्वितीय गोलमेज 1931 ये भी सही। संप्रदाय निर्णय 1933 ये गलत है। ये कब हुआ था? 1932 में होता पूना पैक्ट के थ्रू। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाक्रम को व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चुनाव करिए। साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी दांडी यात्रा, फिरोज की मेहता की मृत्यु। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 4, 2, 1, 3। तो देख लीजिए फिरोज की मृत्यु हुई थी 5 नवंबर 1915 को और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। साइमन कमीशन 1927 में आया था नवंबर में और महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च शुरू हुआ था 1930 में 12 मार्च को। अगला है INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो ये लाल किला पे चलाया गया था। तो आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेजों ने लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया था। इसके मुख्य अभियुक्त मेजर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों थे। इन पर राजद्रोह लगाया गया था कि कांग्रेस ने इनके बचाव हेतु आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया और इनकी नेतृत्व भूला भाई देसाई ने किया था। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो वह किया था महात्मा गांधी ने। तो भारत में महात्मा गांधी ने भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था क्योंकि उनका विचार था कि मैं ऐसा भारत के लिए कार्य करूंगा जहां अत्यंत गरीब वर्ग यह अनुभव करें कि यह उसका अपना देश है, उसके निर्माण में उसकी भी प्रभावी भूमिका हो। ऐसा भारत जहां ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा, ऐसा भारत जहां सभी समुदाय पूर्ण मैत्री भाव से रह सकें। भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र और मानव भूगोल। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है? गुरला मंदाता, नामचा बरवा, कामेट या नंगा पर्वत। तो वह है गुरला मंदाता। तो गुरला मंदाता चोटी भारत में स्थित न होकर तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित हिमालय का एक भाग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? बराक नदी, लूरी नदी, घग्गर नदी। तो होती है लूनी नदी में। तो लूनी नदी के ऊपरी भाग पर मीठा जल और निचले भाग पर खारे जल का प्रवाह मिलता है। यह राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलती है तथा कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नाग पहाड़ी से बाड़मेर
तथा तक मीठा जल मिलता है और बालतोरा में पहुँचते ही इसका जल खारा हो जाता है। 26वां है मोरीबंद डेल्टा के निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है? तो वह है बंगाल डेल्टा का। बंगाल डेल्टा के 2 भागों पश्चिमी और पूर्वी डेल्टा में विभाजित हैं। पश्चिमी डेल्टा को प्रोभागची द्वारा 3 भागों में बाँटा गया है। मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और ज्वार उपविभागों में बाँटा गया है। सक्रिय डेल्टा एवं इस प्रकार मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। अगला है मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व में लगाना है तो हो जाए पहले सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र स्थित है। हिमालय में कई अंतर्ग उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो जो कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्फाल बेसिन सराउंडेड बाय मणिपुर हिल्स इन ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ। तो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? ये है लीकस्ट्रेन प्लेन का, सरोवरी मैदान का। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फेमस फॉर इट्स फॉल्ट वैली ड्रेनेज। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है दामोदर। फिर है हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं की जीवाश्म मिलते हैं। इसमें और बाह्य हिमालय का शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। मानसून है, वन है, मिट्टी है, सिंचाई है, परियोजना मिट्टी और कृषि है। ज्योग्राफी से है भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा कम से कम होती जाती है वेस्ट टू ईस्ट। भारत के उत्तर पूर्वी मैदान में पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से चलती है। इस चक्रवाती विक्षोभ से उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है और वह वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत लाभकारी है। खनिज शक्ति संसाधन उद्योग व्यापार। अगला है तालचीर। तालचीर है महानदी, सॉरी महात्मा गांधी बोल रही थी मैं, तालचीर है महानदी घाटियाँ। और है कर्णपुरा है दामोदर घाटियाँ। सिंगरौली अवस्थित है सोन वैली में। और सिंगरैनी है गोदावरी घाटी में। सिंगरैनी, गोदावरी, सिंगरौली, दामोदर। रौली जो है दामोदर में है, रेनी जो है गोदावरी में है। और तलचर में है महानदी कोयला क्षेत्र, तलचर महानदी के पास है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो यहाँ पर तलचर महानदी, कर्णपुरा दामोदर और सिंगरौली सोन घाटी और सिंगरैनी यह है गोदावरी घाटी। ठीक, नेक्स्ट है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। श्याम विवर होता है तो ये कोलैप्स स्टार होता है। और स्थल मंडल की लिथोस्फीयर की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक रेंज तो टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है तो नॉर्थ अटलांटिक रेंज का है। तो टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। अटलांटिक महासागर के अन्य कटक हैं डाल्फिन कटक, चैलेंजर कटक, विवियन थॉम्सन कटक और वाल्विस कटक आदि। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरियन पायरिया रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है? कजान, ओमस्क, सोची और चिता। तो सोची नहीं है। सोची नगर साइबेरिया पायरिया रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है। सेंट पीटर्सबर्ग तथा व्लादिवोस्टोक इसके क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी स्टेशन है। सोची कला सागर तट पर स्थित रूस का शहर है, जबकि कजान, ओस्मक, चिता नगर ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो एल्बिडो से है रिफ्रैक्टिंग पावर, वापसी की शक्ति। किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण के जितने भाग का वापस परावर्तन होता है उसे एल्बिडो या प्रत्यावर्तित कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यदि विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त एल्बिडो के आंकड़ों पर दृष्टिपात किया जाए तो पृथ्वी पर औसत एल्बिडो 30% आता है। स्वच्छ जमी हुई बर्फ का एल्बिडो क्षमता सर्वाधिक होता है। वनस्पति का प्रकार है और क्षेत्र है। तो यहाँ पर मिलान कर रहे हैं माकवी पाई जाती है मेडिटेरेनियन सी कोस्टल रीजन पर। और ये जो है फिम्बस पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। और चैपरेल जो है वो पाया जाता है कैलिफोर्निया में। और मेटारोल ये पाया जाता है चीले में। तो ये है वनस्पति क्षेत्र, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, रिपीटेड होता है क्वेश्चन। तो माकवी भूमध्य, म से माकवी, म से भूमध्य सॉरी मेडिटेरेनियन सी। और है फिम्बोस साउथ अफ्रीका, लास्ट में सा आ रहा है फिम्बोस साउथ अफ्रीका। चिपरेल भाई कैलिफोर्निया है।
कैलिफोर्निया है चिपरेल चैपरेल कैलिफोर्निया, सी से चैपरेल और सी से कैलिफोर्निया। और मेटारोल है चिले से, मेटारोल मेटा चिली, मेटा चिली, ठीक है। नेक्स्ट है माकवी भूमध्य सागर, फिम्बस दक्षिण अफ्रीका, चिपरेल कैलिफोर्निया और मेटारोल चिले है। नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, उज्बेकिस्तान ऊसा से याद करिए, उज्बेकिस्तान सॉरी नहीं उता 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 उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान ताशकंद, उज्बेकिस्तान का होगा ताशकंद और ताजिकिस्तान दुशांबे होगा, टीडी यू यूटी होगा, टीडी होगा। और किर्गिस्तान का क्या होगा, बिस्केक होगा, केबी होगा, केबी से बिस्केक। और टीए होगा, टीए केबी डीटी और यूटी, ठीक है। ताशकंद दुशांबे टीडी, ठीक है। तो टीडी मतलब ताजिकिस्तान का दुशांबे होगा, और भाई यूटी होगा, टीडी होगा, यूटी टीडी और केबी और टीए, ठीक है। अगला है इफाइट्स, ये प्राकृतिक क्षेत्र हैं और ये प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र है। तो एपीफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं, एपीफाइट्स पाए जाते हैं कहाँ पे, ये पाए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। और इकैसिया बबूल कहाँ पाया जाता है, बबूल सहारा में पाया जाता है, बैबोआ ये सवाना में पाया जाता है, और देवदार पाया जाता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र प्रदेशों में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की दिशा को पड़ने वाली झीलों का सही क्रम बताइए। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका टिम्सा, ग्रेटर ये है वो लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेटर बीटल लेक और लिटिल बीटल लेक, ये होगा। अगला है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन आ रहा है, कथन का अर्थ देखना है। तो अगला है हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है और हिंद महासागर के निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। तो ये जो कथन कारण तो दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है लिस्ट को मैच कराना है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और देश है। तो ये देश हैं बिली ऑस्ट्रेलिया में आता है, टाइफू कहाँ पर आता है, टाइफू जो है वो आता है जापान में, टाइफू जापान में। और विगोई आता है आपका टाइफू हाँ बिगोई जो है वो आता है फिलीपींस में, और यूएसए में आता है हरिकेन। तो ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। तो नेक्स्ट है पवन और देश है। तो सांता आना कहाँ चलता है, सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान। यामो जापान का है, मिस्टर कहाँ का, मिस्टर ये है फ्रांस रोन घाटी का, ठीक है। ऑप्शन डी गलत हो गया। अगला है जनजाति और प्लेस है। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये कांगो बेसिन सही है। अंगामी नागालैंड में पाई जाती है, एनू जापान में पाई जाती है, किर्गिज सूडान में नहीं, ये मिस्र में पाई जाती है, ठीक है। सूडान में नहीं है पाई जाती है, ठीक है। जनसंख्या में नगरीकरण, भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि यहाँ पर निर्भरता मतलब डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की आयु जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है इसलिए। और भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। निर्भरता अनुपात कार्यशील आबादी से विभाजित आबादी में आश्रितों की संख्या पर है। आश्रितों को 0 से लेकर 14 वर्ष की आयु तथा 65 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में कार्यशील जनसंख्या का अधिक है, इसके कारण निर्भरता अनुपात घट रहा है। अगला है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो यह लागू किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये लागू नहीं किया जा सकता है, यही है, ये थोड़ी ना लागू किया जा सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के संविधान किसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं डीपीएसपी में भी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी पाए जाते हैं। डीपीएसपी में पाए जाते हैं आर्टिकल 48A में, और फंडामेंटल ड्यूटी में 51A(G) में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई, तो की गई थी 43A में। और है आर्टिकल है यहाँ पर बात की गई कथन कारण की। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, दोनों के दोनों सही है लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हेबियस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी, तो पहला तो सही है। और परमादेश वी कमांड,
और प्रोहिबिशन टू बी सर्टिफाइड, ये गलत है, ये नहीं होगा। प्रतिषेध में होगा रिट ऑन ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन होगा। और अधिकार परीक्षा को गारंटी होगा बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। ठीक है, किसने कहा भारत एक अर्थसंघात्मक राज्य है? तो वेरी सिंपल, केसी वीयर ने कहा था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में कौन सा सही है? तो एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार है 162 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तार उस विषय पर होगा जिसके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल में कोई विधि बनाने की शक्ति है। किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया और नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित कर दिया गया? ये किया गया था 1976 में। अगला है भारत संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर कौन सा सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है और अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, सुरक्षा नहीं मिलेगी भाई, अलग है। अगला है प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ये 1977 में अस्तित्व में आया था। इसका प्रावधान कैबिनेट सचिव होता है, तो केवल इसमें पहला सही है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ जो ऑफिस है वो 1977 से पूर्व प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना 1977 में की गई थी, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के नेतृत्व में कार्य करता है। इस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और वर्तमान में प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्र हैं। अगला है धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो वो किया गया है 110 में। नेक्स्ट है संघ राज्य संबंध और प्रशासन जम्मू कश्मीर राज्य नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का एक की बात हो रही है, कईगो की बात होगी। निम्नलिखित घटनाओं को कालन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो महाराज हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, भारत में संविधान लागू हुआ। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान के सभा में भारत का विलय को अनुमोदित किया गया और जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो इसमें जो सही हो जाएगा 1, 2, 3, 4 क्रोनोलॉजी में ही लगे हुए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सेंसस यूनियन लिस्ट में है और पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में है, तो या फिर एलोकेशन ऑफ सीट ये सेकंड शेड्यूल में है, तो ये गलत है। द्वितीय अनुसूची में नहीं है, समवर्ती में नहीं है, ये है। संविधान किसी अनिश्चित अनुच्छेद की व्याख्या अर्थात किसी लेख से जुड़ा पूरक विवरण कथन अनुसूची होती है। भारतीय संविधान 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें से चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित है, 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है और 97 संघ में 97 विषय और 62 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का है, जनगणना संघ सूची संबंधित है। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था केंद्र एवं राज्य का है। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो ये जो है इसमें से जो है कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है पंचायती राज से, तो सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ग्राम सभा का एक निकाय होगा जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, तो उसमें केवल तीसरा सही है। तो प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 1992 में पारित 73वां 74वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुच्छेद 243 क से लेके ड़ तक पंचायतों का वर्णन है। 243 ख के द्वारा राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होगी और जिसके सदस्य पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज सभी व्यक्ति होंगे। पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण होगा। अगला है नेशनल पंचायती राज डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल, क्योंकि भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत 2010 से हुई थी और जिसके अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख है। 24 अप्रैल 2021 में को 12वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था। प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत इस ई संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। भारत के संविधान की ग्रामीण अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसमें 29 विषय और है। भारत संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में किस राज्य से में लागू होते हैं? तो होते हैं त्रिपुरा में। ठीक है, इस 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। और अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से क्वेश्चन है। पर्यावरण कुजनेट्स
वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति की जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कूटनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो यह होता है उल्टा यू आकार का। नेक्स्ट है भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही? सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्र की विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो ये जो होगा वो 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। अगला गरीबी एवं बेरोजगारी से है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। तो इसमें जो सम्मिलित होता है तीनों के तीनों सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज वर्ल्ड बुक अवार्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो माना गया है पहल को। सरकारी लाभ सीधे जनता के बैंक खातों में हस्तांतरित करने के उद्देश्य से रसोई गैस सब्सिडी के लिए शुरू की गई पहल योजना को विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना के रूप में गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा यह योजना 15 नवंबर 2014 को के लिए 54 जिलों में स्टार्ट किया गया था। इस योजना का विस्तार 1 जनवरी 2015 से 622 जिलों में शुरू किया गया। अगला राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा का महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। तो यह महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 5 कार्यक्रम है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था कार्यक्रम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःसंतानता पेंशन योजना और अन्नपूर्णा योजना। राष्ट्रीय परिवार के लाभ कल्याण कार्यक्रम। अगला है कथन कारण दिया गया देखना। कथन है हाल ही के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। कारण है पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। तो इसमें कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या लेकिन नहीं करता है। नेक्स्ट है वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी या साप्ताहिक बेरोजगारी। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, जिसको बोलते हैं सामान्य स्थिति बेरोजगारी। नेक्स्ट है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI जिसके द्वारा विकसित किया गया है वह है तो मॉरिस के द्वारा। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मॉरिस डी मॉरिस तथा उनके ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के सहकर्मियों द्वारा 1970 के दशक के मध्य विकसित किया गया। इन्होंने जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता को मिलाकर जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का निर्माण किया। कृषि, औद्योगिक एवं व्यापार। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। महिलाओं और बच्चों को पोषण और संबंधी सहायता यह विशेष ध्यान देगा। 18 वर्ष की आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। तो इसमें जो है 1, 2, 3 सही है तीनों के तीनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा या पट्टेदारी का स्वामित्व की घोषणा। तो तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट है लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटस्थ सही उत्तर का चयन कीजिए। नायक समिति, अबीदा हुसैन समिति और SL कोहली समिति या कार्य समिति। तो ये पहले होगा चौथा हो जाएगा। कार्य समिति जो हुई थी ये 1956 में आई थी और अबीदा हुसैन समिति 1995 में और नायक समिति 1991 में और SL कोहली 2000 में आई थी। अगला है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जैसे पहला है कंपनी एक्ट 2014 में CSR को अनिवार्य बना दिया गया और है इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होगा। तो ये होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो प्रश्न में दिए गए CSR संबंधी दोनों ही गलत कथन है क्योंकि भारत में विश्व में पहला देश है जिसके पास वर्ष 2014 में कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन कर CSR का अनिवार्य बना दिया गया। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने त्रिवार्षिक शुद्ध लाभ का 2% व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत खर्च करना होगा। सामाजिक उत्तरदायित्व शिक्षा, भूख, गरीबी कम करना, पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों के प्रति प्राप्ति होगी। भारत का विदेश व्यापार एवं आर्थिक संगठन शेयर बाजार। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो वह है नीति आयोग। नेक्स्ट है फिजिक्स साइंस का क्वेश्चन है जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो उसमें इट्स रेडियस इंक्रीजेस, उसका रेडियस बढ़ जाता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुक्रमों द्वारा किया जाता है। वो किया जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू। ठीक है। अगला है ये मिलान करना। ऑक्सीटोसिन क्या है? कौन सा देखना मिलान से? ये हार्मोन से सही है। अपार्टमेंट
ये सिंथेटिक स्वीटनर है, मतलब एस्पार्टेम ये संश्लेषित मधुकारक है। नियोप्रीन जो है ये विशिष्ट रबड़ है। रेयान जो है ये रूपांतरित स्टार्च है, तो संश्लेषित रेशा है ना कि स्टार्च है। अगला है थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। संचालन में समान एवं विकिरण में ए बी सी दोनों, तो ए बी दोनों ठीक है, दोनों के दोनों कथन सही है, मतलब सी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? तो जिप्सम में होता है, चीनी में नहीं होता है भाई, कॉर्डनम में, टॉल्क में नहीं होता है। अगला है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टली मैच्ड, तो पदार्थ है यूज है, तो इसमें देखना है सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण एक कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर हाइड्रेट सिल्वर ब्रोमाइड नहीं, गलत है। और ये लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, और दूधिया मैग्नीशियम ये होता है प्रति अम्ल। तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज फोटोग्राफी में होता है, सिल्वर हाइड्रेट कृत्रिम वर्षा में, लिथियम बाइकार्बोनेट का गठिया का उपचार में होता है, दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल में होता है। ये निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो डिसैलिनाइजेशन स्वीट सी वाटर सही है। और क्या है, प्रतिलोम परासर पेयजल का होता है, और यह डीनेचुरेशन प्रोटीन का होता है। पास्चुरेशन चाय का नहीं, दूध का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का एग्जाम्पल क्या है? तो सोडियम क्लोरेट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशी का उदाहरण है? तो वह सोडियम क्लोरेट। गैस जो धान के खेतों में सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह कौन सी है? तो वेरी सिंपल, मीथेन है, कई बार पढ़ा हुआ। और है केवलार, ये मिलान करना है। तो केवलार क्या है? तो केवलार एक संश्लेषित रेशा है। क्या है? केवलार संश्लेषित रेशा है। टैक्सोल क्या है? टैक्सोल जो है वो है कैंसर रोधी दवा। और जिंक ये है रोडेंट का, और नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक है, तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखकर कुछ समय तक पश्चात गायब हो जाता है? जैसे कपूर, नेफ्थालीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ब्लैक गोल्ड, फ्लोरीन, ग्रेफीन, केवलार। तो ये पहले जो हुआ था वो हो गया था ये। तो केवलार 1964 में, फ्लोरीन 1985 में, ग्रेफीन 2004 में, और ब्लैक गोल्ड 2019 में। ठीक है, याद कर लीजिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? दालों के साथ। अगला है तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व हाँ, तो ठीक है। तो तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित किन उपस्थिति कारण होता है? तो होता है फिनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स की वजह से। अगला है मानव चिकित्सा विज्ञान से है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? सिलचट्टा का होता है, कई बार पढ़ा गया है भैया। अगला है बीच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट ए प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? कपास है, केसबाल है, लूता है, खुर है। तो कपास प्रोटीन नहीं है, बाकी ये सब मनुष्य से रिलेटेड है, तो है प्रोटीन। अगला है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अन्य श्वासी अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की है? तो वेरी सिंपल, अग्नाशय है, पेनक्रियास। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सर्वे 5 डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या नहीं इंक्लूड है? उच्च रक्तचाप, मधुमेह, HIV परीक्षण या मृत्यु की पंजीकरण। तो HIV टेस्ट नहीं है। अगला है मानव आहार में पालिश किए गए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से क्या हो जाता है? तो हो जाता है बेरी बेरी। फिर है नेक्स्ट विटामिन B6 का क्या नाम है? विटामिन B6 का धान का चोकर है। विटामिन B6 धान का चोकर। और विटामिन B2 हरी सब्जियों में पाया जाता है। एक मिनट, विटामिन B2 हरी सब्जी, अच्छा क्या है, मिलान सही नहीं है, तो ठीक है बी हरी सब्जी में पाया जाता है, ये सही नहीं, कॉड लीवर नहीं आया भैया। B6 धान की चोकर में पाया जाता है, विटामिन B2 हरी सब्जी में, और विटामिन E गेहूं के अंकुर में, और के जो है अल्फा अल्फा। अगला है मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेटिक इन ह्यूमन बॉडी। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। तो इसमें जो है ये तो सही है, आर गलत है। गलत है क्योंकि उपरोक्त प्रश्न में कथन सत्य है और कारण गलत है, क्योंकि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, अर्थात मानव शरीर स्वयं विटामिन उत्पन्न नहीं करती है। अधिकांश मुख्यतः भोजन के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। मुख्य पोषक तत्वों का मानव शरीर द्वारा अत्यंत कम मात्रा में संश्लेषण किया जाता है। विटामिन B2, विटामिन D का संश्लेषण मानव शरीर करता है। एंजाइम के संश्लेषण निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं, तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु उनमें निम्नलिखित का अभाव होता है, वो आयरन का अभाव होता है।
माँ के दूध में। बिब्लियोमेट्री क्या है? बिब्लियोमेट्री क्या है? ये पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य है, सूचना प्रबंधन सेवा है, या पर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है। नेक्स्ट है गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो इसमें दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पर्यावरण पारिस्थितिकी इकोसिस्टम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका सत्य तो भाई यही है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है। उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है, प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द एनवायरनमेंट मॉडिफाइड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज कार्ड मानव गतिविधियों में से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो वो कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों के आश्रय होता है। तो पहला है भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो वह है लाइकेंस। और नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभिक कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। वन्य जीव अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी। तो ये हो जाएगा 1, 3, 4, 2। तो ये तो भाई कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक मिनट, तो ये है, तो ये विकल्प में दिए गई घटना, एक मिनट, हाँ, तो ये है वन्य जीव अधिनियम है 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, जैव विविधता 2002 में। नेक्स्ट है कथन कार्य सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत पीढ़ियों से अभिप्राय ऐसे विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करें। तो बिल्कुल कथन कारक दोनों सही है, कारक कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य बन गया है? तो वो बन गया है जो सिक्किम बन गया था। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कार्टेजेनो प्रोटोकॉल, यह है बायोसेफ्टी से, और स्टॉकहोम सम्मेलन अनुरोध जैविक प्रदूषक से, मॉन्ट्रियल ओजोन परत से। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से नहीं है, बल्कि ये किससे है? ये है ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रता के पुनर्निर्माण जलवायु प्रणाली पर मानव जीवन के हानिकारक प्रभाव को रोकने से। अगला कथन कारण है, तो यहाँ पर है उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक पाई जाती हैं। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं इसलिए। तो कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है आगे पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाती है? ये घट जाती है। ठीक है, तो अगला है ये लिंडमैन नियम के अनुसार होता है। लिंडमान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारित संबंधित है? तो वह है ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर है धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह होता है नाइट्रोजन तथा सल्फर की उपस्थिति के कारण। फिर है द ग्लोबल 500 अवार्ड इज गिवन फॉर अचीवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो दिया जाता है एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए। और द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रीच इन इंडिया इज, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो वेस्टर्न घाट है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल रिकॉर्ड टू वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030 इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके लिए स्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है? तो वह है 6 SDG गोल, भैया याद कर लीजिएगा। अगला हु हैज़ propounded द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ। तो यह है क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम की स्थापना 1962 में 10 देशों के द्वारा रोम की एकेडमिया डी लिंसी की एक बैठक में हुआ था। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन 1972 में रिपोर्ट में क्लब ऑफ रोम द्वारा किया गया था। क्लब ऑफ रोम एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है और वैज्ञानिक विश्लेषण, बहस, संचार, नेटवर्किंग इत्यादि माध्यमों की सहायता से अहम वैश्विक मुद्दे पर काम करती है। क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट निर्णय नियंत्रताओं को जनता की मदद करती है और प्रमुख वैश्विक मुद्दों को बेहतर ढंग से समझती है। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है ट्रॉपिकल समाना रीजन को। फिर उत्तर प्रदेश समान ज्ञान से क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। अगला है कथन है उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक परंतु उत्पादकता कम है। महाराष्ट्र के अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। तो इस दोनों को दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है।
नेक्स्ट है समसामयिक है, करंट अफेयर उस टाइम का 2019 का। किसी महिला को दिया तो 2019 का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया। इस पुरस्कार सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो महिला थी इलिनॉर ओस्ट्रॉम। नेक्स्ट है फिर द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF इज, तो IMF की न्यूली तो वो थी क्रिस्टालिना जी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। फिर है भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है? तो वह ध्रुव। फिर है सूर्य थॉमस कुक के मिलान करना है, तो इसका आंसर डी होगा। थॉमस कुक है ब्रिटिश टूर एवं ट्रैवल कंपनी का, और ग्रेटा थनबर्ग ये उस टाइम न्यूज़ में थी, तो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर उषा किरण है भारतीय सम्मान की विजेता, और कैरी लैम है हांगकांग नेता। नेक्स्ट है सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न से किस अवधि संबंधित है? तो ये संबंधित है 2019 से 29 तक। फिर है भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 2030 तक रखा गया है। फिर चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? तो यह किया था JSLV Mk3 M1 का। फिर है नेक्स्ट भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हो जाएगा इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ था। यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना हुआ था। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है फिर 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, तो वह है दीव। फिर है ये है मिलान करना है, तूफान हरिकेन प्रभावित देश है। डोरियन कहाँ पर आया था? तो यहाँ पर मिलान देख लेते हैं हम, क्योंकि इधर उधर मिलाने में दिक्कत होगी। तो डोरियन यह बहामास में, हेजी 20 आया था जापान में, और लेकिमा आया था चीन में, और मिटाग आया था जेजी दक्षिण कोरिया में। अक्टूबर 2019 में भारत में ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की? तो वह की थी सीरिया लियोन में। है नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो है कर्नाटका। फिर यहाँ पर बुक प्राइज विजेता 2019 पुस्तक गर्ल वीमेन आदर के लेखक लेखिका हैं, तो वह लेखिका हैं बर्नाडीन एवरिस्टो, तो ये थी। नेक्स्ट है उसके बाद विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबला में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए PV सिंधु ने फाइनल मैचों में हराया किसको? ये हराया नजोमी ओकुहारा को। ठीक है, उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था? तो वह किया गया मानदेशु विद्युत परियोजना का। फिर है पैरा एथलीट दीपा मलिक जिन्हें वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, किस खेल से संबंधित हैं? तो वह है शॉट पुट से। फिर है संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो किया गया था न्यूयॉर्क में। फिर है नेक्स्ट है भारत का वैश्विक भूख सूचकांक 2017 का स्थान क्या था? तो वह था 100वां स्थान था। और नेक्स्ट है सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों को जोड़ती है? तो वह जोड़ती है मोतिहारी एंड अमलेखगंज को। फिर है यहाँ पर यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा किस शहर में संपन्न 43वां सत्र जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था? तो किया गया था बाकू, अजरबैजान। और नेक्स्ट है मिसलेनियस में है भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो अवस्थित है मैसूर में। भारतीय भाषाओं का संस्थान मैसूर में है। सब्जियों का अनुसंधान वाराणसी में है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान ये भी है वाराणसी में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में है। और है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो है गुरुग्राम में। फिर है नेक्स्ट, तो ये है मानव विकास सूचकांक SDI एवं सतत विकास लक्ष्यों में आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता का साथ संबंधित है। इससे तो ये है कथन कारण दोनों से कारण कथन की व्याख्या भी करता है। अगला है नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो होता है 21 दिन के अंतर्गत। फिर है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो है विपिन चंद्र। फिर है
मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आरटीआई एक्ट से। अगला है चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक बेडू शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो ये संबंध है बांस कला से। फिर है नेक्स्ट कार्यक्रम है प्रारंभ वर्ष है, ठीक है, कार्यक्रम प्रारंभ वर्ष है और इसमें है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल। ये कब प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था 1976 में। नेशनल अदंत नियंत्रण हेतु कार्यक्रम ये है। समन्वित बाल विकास योजना, ये कब बाल विकास योजना कब शुरू हुई थी? तो ये जो हुई थी ये हुई थी 1975 में। और नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम मतलब राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 2005 में। और ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 1983 में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अंधत्व नियंत्रण हेतु 1976 में, बाल विकास 75 में, राष्ट्रीय कुष्ठ का 83 में और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये हुआ 2005 में। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। तो दोनों के दोनों गलत है। राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग आने वाली सरकारी सिविल कैलेंडर है। ये शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो ठीक है, क्वेश्चन कार्य कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।